दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुखी रहें। और हाँ, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा उत्तरांचल डायरीज में आकर मुझे देखते रहें और सुनते रहें। आज का घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद बोलता हूं मेघना आर्ट्स का। दोस्तों, मेघना आर्ट्स भी एक यूट्यूब चैनल है जो हास्य और मनोरंजन के विषयों पर अपना वीडियो बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं, ज़रूर देखिएगा। और मेघना आर्ट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने जो कॉपरेट किया है उत्तरांचल डायरीज को, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। दोस्तों, इस कहानी के 9 भाग पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 10th एपिसोड, 10वां भाग। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि एक गुस्सैल पागल हाथी इनके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, यानी कि श्रीनिधि जी और इनके मित्रों का जो कैंप था उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घुस नहीं पा रहा था। फिर गुस्से में चिढ़ाता हुआ वो एक तरफ चला गया था और उसके बाद ये सभी लोग मुक्ता जी को साथ लेकर गुफा में आकर बैठ गए थे। इस गुफा में श्रीनिधि जी ने अपने साथ घटी सुल्ताना डाकू वाली घटना की कहानी सुनाई। फिर ये डिसाइड हुआ कि मुक्ता जी को शेखर जी के साथ आश्रम में छोड़ दिया जाए, लेकिन मुक्ता जी ने अपनी चिंता बताई कि इतने कम समय में कैंप का सारा सामान आश्रम में कैसे पहुंचाया जा सकेगा। तब आनंद जी ने जवाब दिया था कि सामान को ले जाने की क्या ज़रूरत है, ये लोग जो है, मतलब हम लोग जो है गुफा में ही रात काट लेंगे, और वैसे भी इन लोगों ने दूसरे दिन झरने के पास वाले पेड़ पे तो मचान बांधनी ही थी, तो सामान को आश्रम में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें मैं आपको यार पिछले डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पिछले वीडियो में आप सुन सकते हैं। तो हम चलते हैं कहानी में आगे की तरफ, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। आनंद जी की बात का जवाब देते हुए मुक्ता जी ने कहा, लेकिन वो अब ये सब नहीं होने देंगी। अब सभी लोगों को आश्रम में ही रहना होगा। इतनी परेशानियों से भरे इस जंगल में ना तो अब ये लोग कहीं पे कैंप लगाएंगे और ना ही किसी मचान वगैरह में रहेंगे। बहुत हुआ, अब कुछ नहीं, सबको आश्रम में रहना है। फिर शिशिर भाई की तरफ देखकर बोली वो, शिशिर भाई आप ऐसा कीजिए कि आप इसी समय मुझे आश्रम में पहुंचा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी गुफा का मैं जो सामान रखा हुआ है इसको उठवाने के लिए बैलगाड़ी भेजी जा सके। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी बोले, अरे अरे एक मिनट रुकिए, थोड़ा रुकिए तो सही आप लोग। पहले ज़रा हाथी के बारे में तो तहकीकात कर ले, ज़रा पता तो कर ले वो कहाँ है। क्योंकि श्रीनिधि जी को ऐसा लग रहा था कि हाथी ने इन लोगों का पीछा अभी नहीं छोड़ा है। और फिर शेखर जी, आनंद जी और विपिन जी को साथ लेकर गुफा से बाहर निकल गए और रवासन के सूखे नाले के एक ऊंचे कगार पर चले गए। वहाँ से वो जगह साफ साफ दिखाई पड़ती थी जहाँ पर इन लोगों ने कैंप लगाया था। इन्होंने देखा कि कैंप के चारों तरफ कांटे की जो बाढ़ है वो वैसी की वैसी ही है। उसके चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, कुछ भी नहीं, एकदम शांत माहौल। अब ये देख करके विपिन भाई बोले, अरे यार हाथी तो आया ही नहीं, हम लोग फालतू में इतना सारा सामान यहाँ तक घसीट के ले आए, अब फालतू हो गया, सब बेकार हो गया। लेकिन शेखर भाई जो है बैनाकुलर से देख रहे थे, दूरबीन होती ना उससे देख रहे थे, और बोले, नहीं नहीं विपिन, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। हाथी आया तो था, लेकिन मैदान में कैंप को नहीं देखा उसने, तो वो वापस लौट गया है। तो विपिन भाई ने पूछा कि ये तुम कैसे कह सकते हो शिशिर, इतनी इस बात को इतना कंफर्म हो, कैसे कह सकते हो। तो सॉरी शेखर, तो शेखर भाई बोले, बाढ़ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े पेड़ का तना पड़ा हुआ है जो पहले नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो हाथी ही उसे, मतलब उस तने को यहाँ इस बाढ़ को हटाने के लिए लाया होगा। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ये कैंप वैम्प कुछ है ही नहीं, कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो उसने तने को वहीं पे छोड़ दिया, वहीं पटक दिया और वो चला गया है। तो श्रीनिधि जी ने पूछा, शेखर क्या तुम बता सकते हो
तने को पटक कर हाथी किस तरफ गया है। अब दूरबीन से देखते हुए अपना मतलब सब को करते हुए शिखर जी बोले, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रेत इतनी सफ़ेद और चमकीली है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक तो ऐसे ही दोपहर का टाइम था, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग उधर ही जाकर देख लेते हैं, और बाकी हम लोगों के हाथ में मशाले तो हैं ही हैं, वहीं चल के देख लेते हैं क्या है, क्या सीन है, क्या कहानी है। शेखर जी की बात से सभी लोग सहमत हो गए और उस मैदान की तरफ चल पड़े जिधर पहले इन्होंने अपना कैंप लगाया था। ये लोग थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे कि इन्हें गुफा की तरफ से शंभू जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब ये लोग समझ गए कि इस समय हाथी कहाँ है। इन लोगों ने अपने हाथों में पकड़ी हुई मशाले जो थी उनको जला लिया और फिर दबे पांव लेकिन भागते हुए गुफा के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि हाथी गुफा के मुख्य द्वार पर ही खड़ा है, जो मेन जो एंट्रेंस थी वहीं पर खड़ा है। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी। वहाँ से तंबुओं को गायब देखकर वो गुस्से से भरा हुआ खूनी हाथी इन लोगों को ढूंढ रहा था, इन लोगों को खोज रहा था कि कहाँ गए, और इन लोगों की गंध लेता हुआ वो गुफा के पास आ गया था। मैंने बताया ना कि हाथी की स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गुफा का जो एंट्रेंस था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो अंदर नहीं घुस पा रहा था। और गुफा के अंदर एक दो मशालें भी जल रही थी, जिस वजह से वो अपनी सूंड भी अंदर डालने में हिचकिचा रहा था कि अब तक सूंड अंदर डालने में डर रहा था। हाथी हिचकिचा तो रहा था, लेकिन वहाँ से हटने का या वहाँ से भागने की ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा था। तो इससे ये पता चल रहा था कि वो कितना अड़ियल है और कितना जिद्दी है। लेकिन चाहे जो भी हो, इन लोगों ने तो उसे भगाना ही था। इतना तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो मशाल की लपेटों से जो लपटे हैं इनसे डर नहीं रहा है, हिचकिचा रहा है लेकिन डर नहीं रहा है। अब ये लोग जैसे ही हाथी के पास पहुंचे, उसी समय हाथी इनकी आहट को सुनकर इन पर हमला करने के लिए पलटा। अब वो तो यार जलती हुई मशालों से भी नहीं डर रहा था। श्रीनिधि जी ने एकदम से चिल्लाकर अपने साथियों से बोला, अरे इस मशाल को, इसके ये जो मशाल है इसको इसके शरीर पर टच करने की कोशिश करो, कहीं पे शरीर पर टच कर दो। अब ये तो ऐसे हाथी एक की तरफ एक बार में देख सकता था, ये तो तीनों साइड से थे, और मौका मिलते ही इनमें से किसी एक ने अपनी मशाल हाथी को टच करा दी, ऐसे छुआ दी, जिससे हाथी बिलबिला उठा, जल गया और डर कर वहाँ से भागने लगा। उसे भागता देखकर ये लोग भी उत्साहित हो गए और हाथी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए हट 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 करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, और बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे कहीं उसे जो है दौड़ा कर, उसे खदेड़ कर अपना वापस आ गए। और इस सारे हंगामे में करीब 3 बज गए थे। 1 घंटे के बाद शाम हो जानी थी, इसलिए तुरंत ही मुक्ता जी को शिशिर भाई के साथ आश्रम में भेज दिया गया कि इनको भैया दे जाओ। और बाद में जब बैलगाड़ी आई तो उसमें सारा सामान लाद कर अंधेरा होने से थोड़ा पहले ये लोग भी आश्रम में पहुंच गए। आज पता नहीं गला बहुत सूख रहा है, फीवर आने के लग रहा है। खैर रात में खाना वाना खाकर ये सभी लोग पंडित हरी शर्मा जी के पास बैठ गए, जहाँ पे वो धूनी जल रही थी, और फिर बातों का सिलसिला चालू हो गया। पंडित जी ने जो ये घटना घटी उस विषय में अपनी बहुत चिंता उनको हुई, और उन्होंने कहा कि सच में आज आप लोगों का पुनर्जीवन हुआ है। वो हाथी इस घाटी का सबसे खूंखार हाथी माना जाता है, और इसके विषय में लोगों का ये कहना है कि ये हाथी पहले किसी रईस का या किसी राजा का था, और इसकी पीठ पर बैठकर ही वो शिकार वगैरह किया करते थे। फिर एक दिन अचानक ये हाथी पागल हो गया और अपने ही महावत को मारकर इस जंगल में आ गया। और ये बात झूठी भी नहीं लगती, क्योंकि इंसानों को देखते ही ये पागल सा हो जाता है, इससे न जाने क्या हो जाता है, और ये उन्हें अपना दुश्मन समझकर उनका पीछा करता है, कोशिश करता है उन्हें मारने की। अभी फिर बताया उन्होंने कि अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले इसने चिल्ला की तरफ से आती हुई एक स्टेशन वैगन का उसका पीछा भी किया। उस वैगन में ड्राइवर के अलावा 2 सवारियां और बैठी हुई थी। पहले तो उन लोगों ने ये समझा कि यार कोई ऐसी जंगली हाथी, सामान्य हाथी है, और थोड़ा दूर तक दौड़ कर ये गाड़ी के पीछे पीछे आएगा और फिर अपने आप ही वापस लौट जाएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि ये हाथी तो लगातार पीछा कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, वो तो पीछे दौड़ता चला आ रहा है, अब ये लोग घबरा गए
और वैगन को सड़क पर छोड़कर पास की पहाड़ी पर चढ़ गए। स्टेशन वैगन के रुकते ही हाथी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और वैगन के जो वैगन थी उसके चारों तरफ अपनी सूंड को से कुछ सूंघने लगा, कुछ मतलब ऐसे ऐसे फिराने लगा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़ यार, ये ऐसे ऐसे आई और क्या है ये। अचानक उसकी सूंड से हॉर्न दब गया और जैसे ही हॉर्न जोर से बजा, हाथी एकदम से डर गया और वहां से सरपट भाग निकला। हो गया तो सर पे पाँव रख के भाग गया। अब जब वो डर के भाग गया तो उसको देखकर जो पहाड़ी में छुपकर जो बाकी जो लोग थे उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। और फिर तब से ये बात सुनने में आ रही है कि ये हाथी हॉर्न की आवाज़ से बहुत डरता है। इस बात को सुनकर श्याम जी ने कहा, अगर हम लोगों को ये बात पता होती तो हम मशालों के बजाय बिगुल बजा देते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहता, ये भाग जाता। मे भी पॉसिबल कि अगर बिगुल बजाया जाता तो इतनी सारे बिगुलों की आवाज़ सुनकर ये भाग जाता। पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ शायद वो उसकी आवाज़ को सुनकर मे भी भाग सकता था, भाग ही जाता। खैर, इसके बाद बहुत देर तक इन लोगों की बातें चलती रही। पंडित जी अपने वन्य पशुओं से संबंधित अनुभव सुनाते रहे। उनको इस तरह से खुलकर बातचीत करते देखकर ये सभी लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे थे, इनको आश्चर्य हो रहा था। क्योंकि पहले जब भी वो बातचीत किया करते थे तो वो बोलते बोलते अपने विषय से भटक जाते थे। मतलब कुछ होते ना लोग विषय से भटक जाते हैं। लेकिन उस समय उनसे बात करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो विद्वान तो थे ही, तो इस टाइम जो बातें कर रहे थे वो भी बहुत समझदारी से भरी हुई कर रहे थे। कुछ समय के बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले गए। जंगल की रात अपनी भयानकता का पूरा परिचय दे रही थी। जंगल से बीच बीच में कभी किसी गीदड़ की पुकार या लोमड़ी की हूक सुनाई पड़ जा रही थी, कभी कोई काकड़ बोल उठता था और कई बार तो ऐसी आवाज़ें भी कानों में आ रही थी जिनको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत टफ था इनको पहचान पाना ये आवाज़ें किसकी है। लेकिन श्रीनिधि जी का अनुमान था कि ये किसी सूअर, रीछ या बघेरा, इन तीनों में से ही किसी जानवर की आवाज़ होगी। क्योंकि सामान्य तौर पर जंगल के यही तीन प्राणी ऐसे होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाला करते हैं। इनकी आवाज़ें तो इतना मतलब संदेह में डाल देने वाली होती है कि कई बार तो अच्छे से अच्छा जो एक्सपर्ट है, पशु एक्सपर्ट विशेषज्ञ, वो भी इनको पहचानने में धोखा खा जाते हैं। इन लोगों को ऐसा भी आभास हो रहा था कि जैसे कोई भूखा बाघ आश्रम के जो पशु हैं उनके लालच में आश्रम की चारदीवारी के साथ साथ चल रहा है। उसके बहुत ही हल्के हल्के और संभल संभल कर चलने की आवाज़ें इन लोगों के कान से टकरा रही थी। लेकिन वो पंडित जी ने जो धूनी जलाई हुई थी, प्रचंड धूनी, उसकी जो आग थी, उसके कारण वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो डर रहा था उस धूनी से। अग्नि से, आग से जानवर डरता ही है। श्रीनिधि जी का कहना है कि उन्हें पहली बार ये अनुभव हुआ कि वो अपने रहने के लिए जिस प्रकार की मनपसंद जगह की कल्पना किया करते थे, यह आश्रम ठीक वैसा ही है। शहरों से दूर, घने जंगलों के बीच में बसा हुआ, जिसमें हिंसक चारों तरफ हिंसक जानवरों का डर भी लगा रहता है। सारी रात जंगलों के जानवर की भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे फूल जो चारों तरफ फैले हुए हैं, छायादार पेड़, शांत चट्टानें, पक्षियों की सुरीली आवाज़ों से भरी ये सुंदर घाटियाँ और ऐसी सूखी रेत, मतलब जिसमें एक अज्ञात सा डर भी बना रहता है। ऐसे स्थान इन्हें बहुत पसंद थे। इन्हें मुक्ता जी से ईर्ष्या हो रही थी कि वो इतने सुंदर स्थान में अपने दिन बिता रही हैं, मतलब वो ऐसी जगह पर रहने को मिल रही है और मुझे नहीं मिल रहा है। इन कुछ ही दिनों में इन लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था कि केवल अपने पिताजी का ही नहीं बल्कि पूरे आश्रम की देखभाल का उत्तरदायित्व मुक्ता जी को ही संभालना पड़ रहा था। अपने पिताजी की हर प्रकार की सुख सुविधा और उनके रोज की पूजा पाठ का इंतज़ाम तो उन्हें करना ही होता था। इसके साथ साथ इस छोटी सी ज़मींदारी, मतलब आश्रम और उसके आसपास की जितनी इनके पास ज़मीनें थी,
उन सब की देखभाल भी उन्हीं को करनी होती थी। वैसे तो हर काम के लिए अलग अलग आदमी रखे हुए थे, कर्मचारी थे, और वो सभी अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना अपना काम सही टाइम पे निपटाया करते थे। लेकिन फिर भी समय समय पर उनको देखना पड़ता ही था, उनका क्या कहते हैं, एक निरीक्षण तो करना ही पड़ता है। अपने सर्वेलेंट्स का जो अपने अंडर काम करते हैं उनको चेक तो करना ही पड़ता है। पंडित हरि शर्मा जी पढ़े लिखे विद्वान पुरुष थे, वो तो सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने ना केवल अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी पढ़ा लिखा दिया था। इसके लिए उन्होंने करीब इस घटना के 6 साल पहले एक रात्रि पाठशाला की भी स्थापना की थी, जिसमें हर कर्मचारी को रोज पढ़ने के लिए हाजिर होना जरूरी था, कि नहीं शाम को पढ़ने के लिए आना है। उस पाठशाला का सारा जो बोझ था वो भी मुक्ता जी के कंधों पर ही था। वो उसमें पढ़ाने का काम किया करती थी। ये सब तो था ही, अब इधर 8-10 दिनों से उसके ऊपर उस घायल शिकारी की देखभाल और श्रीनिधि जी और इनके मित्रों का आतिथ्य, ये सब भी उन्हीं को करना पड़ रहा था। अब उनको देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि इन्होंने बहुत सरलता से, सुगमता से, बिना चेहरे में कोई शिकन आए सारे कार्यों को संभाला हुआ था। उनके किसी भी काम में जरा सी कमी निकालना असंभव था, मतलब हर काम टिप टॉप था। श्रीनिधि जी के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती थी कि यार वो मुक्ता जी के इस एहसान को कैसे चुका पाएंगे, जो इतने निस्वार्थ भाव से इन सभी लोगों की आवभगत कर रही हैं। इन सभी लोगों के रहने, खाने, पीने की जिम्मेवारी के अलावा हर तरह की जिम्मेवारी वो जो है निभा रही हैं। तो ये कर्जा कैसे तारेंगे। एक दिन दोपहर के समय श्रीनिधि जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि शिशिर भाई आ गए और बोले, अरे यार निधि, सारे साथी तुम्हें उधर बुला रहे हैं और तुम यहाँ हो यार, चलो भाई। तो श्रीनिधि जी बोले, भाई आप सभी लोगों को पता तो है कि यार आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जा पाऊँगा। तब शिशिर भाई ने कहा, अरे नहीं नहीं यार, कहीं घूमने नहीं जाना है, बस यही ये जो अपना मेन गेट है, ये मुख्य द्वार जो है, बस यहीं तक तो जाना है, चलो आओ ना यार, चलते हैं, चलो आओ। अब ये दोनों लोग मुख्य जो द्वार था उस तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा, उससे देखकर ये लोग, इन लोगों भी को भी हंसी आ गई, ये लोग भी हंसे बिना नहीं रह सके। इन्होंने देखा कि झरने की तरफ जाने वाली जो कच्ची पगडंडी थी, उसमें एक खूंटे के साथ आश्रम का एक बछड़ा बंधा हुआ था। अब क्योंकि आश्रम में समय काटने या मनोरंजन के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था, तो ये लोग उस बछड़े के साथ ही अपना मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन ये मनोरंजन जो था ये निरर्थक नहीं था। इस मनोरंजन में मतलब ये समझिए कि जंगल का एक छोटा सा सच छुपा हुआ था। और इस मनोरंजन के जो सूत्रधार थे वो अपने विपिन जी थे। उन्होंने पहले तो आनंद जी के साथ जाकर जो पास की झरबेरियाँ थी वहाँ से ढेर सारे बेर जमा कर लिए और फिर उन्हें बछड़े के सामने डाल दिया। और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंची चट्टान के पीछे कुमार जी छुपे हुए थे। बेर खूब अच्छे पके हुए थे और उनको खाने के लालच में जैसे ही बछड़ा अपनी गर्दन झुकाता तो चट्टान के पीछे छुपे हुए कुमार जी जो है बाघ की आवाज़ निकालते थे, जो भी आवाज़ होती है। बाघ की आवाज़ सुनते ही बछड़ा एकदम डर जाता था और अपनी गर्दन ऊपर करके इधर उधर देखने लग जाता था। अच्छा, बछड़ा मतलब बहुत छोटा था, अभी उसको पैदा हुए 12-15 दिन हुए थे और उसने तो शायद अभी तक बाघ की आवाज़ भी कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी उसकी छठी इंद्री उसको सचेत कर रही थी। जो मैं कहना चाह रहा था ना, तो कि ये आवाज़ किसी मित्र की नहीं है बल्कि किसी खतरे की है। ये बात मतलब पैदाइशी वो जानता था कि ये आवाज़ दुश्मन की है, ये ऐसी आवाज़ है जिससे उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बाघ की आवाज़ को सुनते ही उसकी आंखों में डर आ जाता था और पूरा शरीर सुन्न हो जाता था। यूँ समझिए टांगें उसकी कांपने लगती थी और शरीर सिकुड़ सा जाता था। तो मतलब ये पैदाइशी गुण था, ये किसी ने सिखाया थोड़ी था कि वो आवाज़ बाघ की मतलब दुश्मन है। खैर, शिशिर भाई किसी जंगल की यात्रा में इन लोगों के साथ पहली बार शामिल हुए थे और ये सारी घटनाएं उनके लिए बिल्कुल नई नहीं थी। अपनी इस पहली ही जंगल यात्रा में उनके सामने एक नए संसार का परिचय हुआ था, बल्कि एक नए संसार का नया पन्ना खुल गया था। बातचीत के विषय नए थे, सोने की जगह और तरीके नए थे,
पड़ोसी नए थे, नाम नए थे, दिनचर्या नई थी, वातावरण नया था, सभी कुछ तो नया था, सब कुछ नया था उनके लिए। ये एक जंगल का जीवन था भाई, जिसका शहरी जीवन से कोई मेल नहीं होता है। लेकिन एक ग्वाला जो बछड़े की देखभाल के लिए वहां पे नियुक्त था, वो थोड़ी ही दूर पे बैठा हुआ था और इन सब लोगों के इस मनोरंजन को देख रहा था, जिससे वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। उसे बड़ी खुंदकारी थी, ये सब क्या यार कर रहे हैं, इस छोटे से बछड़े को मनोरंजन का साधन बनाकर बाघ की आवाज़ से उसको डरा रहे हैं। नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं। उसे ये बड़ा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था ये अन्याय है। कुछ देर तक तो वो बेचारा सहता रहा, फिर बोल ही पड़ा, देखिए बाबूजी, आपकी इस बाघ की आवाज़ से डर डर कर कहीं बछड़ा ये रस्सी तोड़कर भाग गया तो क्या होगा? और अगर ये भाग गया तो ये सीधे घाटी की तरफ भागेगा और वहाँ पर नकली नहीं असली बाघ का निवाला बन जाएगा। ये आप कैसा आप ऐसा कर रहे हैं? इससे पहले भी यहाँ पर एक दो बार ऐसा हो चुका है। ग्वाले की बात को सुनकर श्रीनिधि जी ने उससे पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि सामने घाटी पर कोई बाघ है? ग्वाले ने जवाब दिया, हाँ साहब, वहाँ बाघ रहता है, तभी तो उसके पाँव के पंजों के निशान झरने के किनारे वाली जो रेत है उस पर पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। बाघ है इसलिए तो दिखता है। और इस बात को सुनकर आनंद जी बोल उठे, अरे यार, तो क्यों ना उस घाटी में ही कुछ दिन मचान बांध कर बैठा जाए, हो सकता है कि बाघ को देखने का कोई गोल्डन चांस मिल जाए। ये सुझाव सभी लोगों को पसंद आया और वैसे भी आए तो ये लोग जंगल कैंपिंग के लिए ही थे। और फिर डिसाइड हुआ कि 2 दिन बाद उधर ही मचान बांध कर अब वहीं कुछ दिन वहीं रहा जाएगा। अब इस विषय की जानकारी जब मुक्ता जी को हुई तो वो शाम के समय श्री निधि जी से आकर मिली और आकर उन्होंने पूछा, सुना है कि आप आश्रम से बाहर किसी पेड़ पर मचान बांध कर रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, हाँ, उनके साथियों की इच्छा है कि वो घाटी के पार जो बाग है उसको देखें और कुछ फोटोग्राफी वगैरह उसकी करें और थोड़ा नज़दीक से उसको देखें। फिर मुक्ता जी ने पूछा, तो कितने दिन के लिए आप लोग जा रहे हैं? तो श्रीनिधि जी बोले, यही कोई 10-12 दिन के लिए जाएंगे, फिर अपना देखेंगे। 2 दिन बाद ये लोग मचान का सामान लेकर आश्रम से बाहर निकलने लगे। अब तक सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए स्वेटर और चेस्टर के अलावा 2-2 भारी कंबल इन्होंने और रख लिए। खाने पीने का सामान शंभू जी और वीर सिंह जी के पास तो था ही। अभी ये लोग 20-25 कदम आगे बढ़े थे कि इन्होंने देखा कि पीछे से आश्रम का रसोइया, जिसका नाम शिव शर्मा था, वो 2 टोकरियों को पकड़े हुए इनकी तरफ दौड़ता हुआ आवाज़ें देते हुए, मतलब चिल्लाते हुए, इनको आवाज़ देते हुए दौड़ता हुआ आ रहा है। अब उसको अपनी ओर आता देखकर ये लोग रुक गए और उसका इंतज़ार करने लगे। उसके पास आते ही श्रीनिधि जी ने उससे पूछा, अरे महाराज, इसमें क्या ले आए? तो शिव शर्मा जी ने बताया, अरे कुछ नहीं साहब, बस थोड़े से फल हैं और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ हैं। तो श्रीनिधि जी ने दोनों टोकरियाँ अपने कंधे पर रख ली। अब उनको ऐसा करता देख वीर सिंह जी तुरंत उनके पास पहुँचे और बोले, अरे अरे बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? लाइए लाइए, ये हमें दीजिए, ये हमारा काम है, हम उठाएंगे। तो श्रीनिधि जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये इतने कोई भारी भरकम नहीं है कि मैं इनको ना उठा पाऊँ, मैं इन्हें आसानी से उठा के चल सकता हूँ। तुम एक काम करो, बाकी का काम देख लो, कुछ और जो सामान है वो उठा लो। फिर शिव शर्मा जी की तरफ मुड़कर बोले कि अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा और ये भी बोलिएगा कि हम लोग इतनी आसानी से इस आश्रम का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग बहुत जल्दी ही लौट कर आएंगे। और फिर उनसे विदा लेकर ये लोग जंगल की तरफ बढ़ गए, अपना सफ़र शुरू कर दिया। श्री निधि जी का बचपन से ही एक स्वभाव रहा था कि ये जब भी किसी जंगल में जाते थे तो इस बात को मान के चलते थे कि यहाँ कहीं आसपास में जरूर बाघ होगा। मतलब ये पहले से डिसाइड कर लेते थे कि इस जंगल में बाघ होगा। ऐसा करने से 2 फायदे होते थे। एक तो मन में डर, उत्सुकता और रोमांच भरा रहता था, अरे यार अभी हम उस जंगल में हैं जिसमें बाघ है। और दूसरा ये कि जब पता हो कि जंगल में बाघ है तो आदमी खुद को सतर्क कर लेता है, अलर्ट रहता है और बहुत सतर्क होकर चलता है।
और वैसे बाघ से बचने के लिए केवल सतर्कता रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा जंगल में रहने वाले अनेक पशु पक्षी, बंदर, लंगूर आदि सालों से बाघों की मौजूदगी जो होती है, प्रेजेंस का संकेत देते आए हैं। उन संकेतों को भी विशेष ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये संकेत वो जो देते हैं वो अपनी इच्छा से देते हैं या प्रकृति का कोई रहस्यपूर्ण आदेश उन्हें देता है कि ऐसा करें, कोई शक्ति उन्हें प्रेरित करती है। इन संकेतों में सबसे अधिक पाया जाने वाला संकेत ये है कि बाघ जंगल के जिस भाग में लेटा या सोया हुआ होता है, ध्यान दीजिए, लेटा होगा या सोया होगा, तो उसके आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी, बंदर या लंगूर जो भी होंगे वो एकदम शांत दिखाई पड़ेंगे। और उनका जो ये शांत वातावरण होगा ये बहुत आपको बड़ा अस्वाभाविक सा लगता है, जिससे कि जंगल में घूमने वाले व्यक्ति या शिकारी का ध्यान उधर चला ही जाता है कि यार ये इतनी शांति और ऐसे बिल्कुल बिना हिले डुले क्यों, मतलब ऐसा क्यों है। ऐसी जगहों पर झिल्लियों की ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे स्वर में झंकार करने की आवाज़ें आती हैं, जिससे आसपास की बाघ की उपस्थिति का पता चल जाता है कि इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे बाघ है। काकर, हिरण आदि जो भी हार्बीवोरस पशु हैं वो अलर्ट कॉल देके जंगल को सावधान कर देते हैं। यदि किसी शिकारी या व्यक्ति के साथ कुत्ता हो या वो किसी घोड़े या बैलगाड़ी पे हो, तो कुत्ता बार बार लौटकर अपने मालिक के पास चिपक के चलने की कोशिश करता है। घोड़े को अगर ताकत से नियंत्रित ना किया जाए तो वो बिदक कर एक तरफ भाग खड़ा होता है। और वैसे ही बैल बैल भी वही करता है, या तो वो एकदम पीछे लौट पड़ता है या गाड़ी को घसीटते हुए एक तरफ अपना भाग जाता है, मतलब भाग के सामने टिकना नहीं चाहते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो बाघ की मौजूदगी का पता बताते हैं। मैं फिर बोलूँगा मौजूदगी। इस यात्रा से पहले एक बार कभी श्री निधि जी कजली वन के एक पेड़ पर एक छोटी सी मचान पर अकेले बैठे हुए थे। इनके सामने ही 3-4 गिलहरियां थी जो एक दूसरे के साथ भाग दौड़ करती हुई खेल रही थी, आपस में खेल कूद रही थी, मस्त हो रही थी। वो कभी पेड़ की डालियों पर चढ़ती तो कभी पेड़ की चोटी तक चढ़ जाती और फिर नीचे उतर जाती, फिर कभी जमीन में दौड़ने लगती। खेल तो ये सामान्य था, गिलहरियों का सामान्य होता है। मैं भी अपने पेड़ में सामने इस तरह से देखता रहता हूँ गिलहरियाँ। अब आधा पेड़ दिखाई पड़ता, जितना दिखता है खिड़की से उतने में देखता हूँ खिड़की गिलहरियों को। सामान्य खेल था और इन्होंने पहले भी कई बार देखा था। मगर इन्हें आश्चर्य तब हुआ जब एक बार भागते भागते वो झटके के साथ रुक गई और पीछे की तरफ लौट गई, जैसे वो किसी बात से डर गई हो। फिर भागते हुए आई और जिस पेड़ पर श्री निधि जी बैठे हुए थे उसकी डाल पर चढ़ गई और बेचैनी से उस तरफ देखते हुए, जिस तरफ से वो आई थी उस तरफ देखते हुए किच 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 करके शोर करने लगी, जैसे गिलहरियाँ करती किच 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 किच, उसे शोर करने लगी। श्री निधि जी के लिए ये एकदम नई बात थी। उनके समझ में नहीं आया कि ये गिलहरियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर उनके मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं आसपास बाघ सोया हुआ हो जिसकी गंध से ये इस तरह भागकर आ गई हैं। लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए इनके पास कोई तरीका तो था नहीं। पेड़ से नीचे उतरकर जाकर उसे ढूंढना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो बहुत ही खतरनाक होता। हालांकि बाघ खाता नहीं लेकिन अटैक तो कर ही देता। इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक मोटी सी डाल पर अपनी पीठ को टिकाया और चुपचाप उस तरफ देखने लगे जिस तरफ मुंह करके गिलहरियाँ अभी भी किचकिच कर रही थी। इनको इस तरह से बैठे बैठे करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन बाघ की उपस्थिति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो बिल्कुल होंठ भी सूखने लग गए। कभी करीब 10-12 मिनट बीते होंगे कि उस तरफ की झाड़ियों में से एक हल्की सी सरसराहट हुई। इन्होंने गौर से उस तरफ देखना शुरू किया, तभी इनके पेड़ से लगभग 100 गज दूर झाड़ियों में से एक विशाल काय बाघ निकला और बहुत मज़े में अपनी राजसी चाल से चलता है, जैसे ठाक ठाक चलता हुआ दूसरी तरफ चला गया। और तब से इन्होंने जंगल के संकेतों की श्रेणी में गिलहरियों के इस जो दुर्लभ संकेत थे इसको भी शामिल कर लिया। दुर्लभ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा इन्हें फिर कभी उस संकेत को देखने का दोबारा मौका नहीं मिला। ये एक फर्स्ट एंड लास्ट चांस ये था, इसलिए ये दुर्लभ चांस बना।
लेकिन इनके समझ में आ गया था कि बाघ केवल हिरणों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगल के सभी छोटे बड़े हर तरह के प्राणी के लिए डर की प्रकाष्ठा है, डर का एक सिंबल है। गिलहरियों की इस घटना के बाद इनको इस बात पर विश्वास हो गया था कि जंगल का जो जीवन है ये अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, और इसमें घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना भी बिना किसी कारण के नहीं होती। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा रहती, कोई घटना किसी ना किसी बात से जुड़ी रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, बाघ के होने के जो संकेत मैंने अभी बताए, ये सिर्फ बाघ की उपस्थिति का पता देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन संकेतों से सिर्फ इतना पता चलता है कि जंगल में बाघ या तो सो रहा है या आराम कर रहा है। लेकिन अगर बाघ कहीं शिकार का पीछा कर रहा हो या घात लगा कर बैठा हो, तो ये सारे संकेत का रूप एक साथ ही बदल जाता है, ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तब ये पक्षी, बंदर, लंगूर, ये सब जंगल को सावधान करने के लिए एक साथ चीखने चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। और काकड़ या हिरण उसकी तरफ मुंह करके या तो पांव पटकते हैं जोर जोर से, और फिर अलर्ट कॉल देकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब सामने पड़ते ही नहीं है। इन संकेतों के अलावा गंध से भी जो है बाघ की उपस्थिति का पता चल जाता है, उसकी जो स्मेल होती है। बाघ के शरीर में से एक अलग प्रकार की, आप यूँ कहिए जैसे सड़े हुए मांस की सी गंध आती है। वो इतनी तेज होती है कि कभी कभी तो एक दो फरलांग से भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कहीं पे बाघ है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब हवा का जो रुख है वो बाघ की तरफ से हो, न कि बाघ की तरफ, बाघ की तरफ से हो। लेकिन बाघ इतना चालाक होता है कि वो ऐसे अवसर आने ही नहीं देता है जिससे उसकी गंध उसके शिकार की तरफ जा सके। अब इसके लिए उसे चाहे कितना ही बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर क्यों ना लगाना पड़ जाए, वो ऐसा करता है, लंबा चक्कर काटता है। वो खुद तो शिकार को देखता रहता है, नज़र उसकी शिकार पे रहती है, लेकिन शिकार को उसकी गंध नहीं जा पाती है। वो ऐसे घूम के जाता है कि नहीं समझ पाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क या अनुभवी शिकारी ही उसकी इस चाल को समझ सकते हैं। ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, यहाँ पर मैं तो हम नहीं समझ पाएंगे। इस अपरिचित जंगल में ये लोग इसी तरह की बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें रेत से भरा हुआ एक सूखा नाला मिला। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसमें बरसात के अलावा कभी भी पानी नहीं रहता होगा। नाले के दोनों तरफ उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ थी, और बीच बीच में कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी। नाले की रेत पर कहीं कहीं पर बाघ के पग मार्क्स भी दिखाई पड़ रहे थे। नाले में पेड़ बहुत कम थे, और जो भी थे वो बहुत छोटे छोटे से थे, और उनमें पेड़ों में पत्ते भी बहुत कम थे। और दोपहर का समय था तो उस टाइम में कोई पक्षी या बंदर वगैरह भी उनमें नहीं दिखाई पड़ रहे थे। शुरू शुरू में तो नाले में कुछ सामान्य सा था, कोई भयंकरता महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन 3-4 मील आगे जाने के बाद उसका सूनापन जो है बहुत भयानक होते जा रहा था। अब रेत भी जो है कहीं कहीं पर गीली मिल रही थी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक छोटी सी इन लोगों ने जलधारा दिखी, मतलब जो पानी का स्रोत होता है। इस जंगल के घने पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई पड़ने लगी। तभी श्रीनिधि जी को ऐसा लगा जैसे उनके कान में कोई कह रहा हो, यही वो स्थान है बेटा, यहाँ सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है, सख्त जरूरत है यहाँ पे सावधान हो जाने की। अब इन लोगों ने जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो बाघ के जो पगमार्क्स थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। इस 3 मील में कुल मिलाकर 65 पग मार्क्स मिले, लेकिन इनमें से केवल 18 ही ऐसे थे जो गीली रेत में पड़े होने के कारण साफ साफ दिख रहे थे। हालांकि उनको नापने, देखने और समझने में इन्हें कुछ देर तो लगी, लेकिन उससे ये जिन 2 परिणामों में पहुंचे वो ये थे जो बाघ की खोज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला तो ये कि इस नाले में कम से कम पिछले 6 महीने से कोई फीमेल नहीं आई थी, कोई बाघिन नहीं आई थी। दूसरा ये कि नाले और उसके आसपास के जंगल में केवल एक ही बाघ रहता है, कोई दूसरा बाघ नहीं है, तो एक ही की टेरिटरी है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको बना रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ।
दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ की यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक वन्य जीवों के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। आदमखोर बाघ, तेंदुए के, या जो तेंदुए होते हैं, इनके शिकार की सच्ची कहानियाँ आप उत्तरांचल डायरीज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चैनल का नाम उत्तरांचल डायरीज़ है, इसलिए उत्तराखंड के ही जंगलों और वन्य जीवों और आदमखोरों की बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोगों को मेरी सुनाई हुई कहानियाँ कैसी लगती हैं, लेकिन मेरी ईमानदारी से प्रयास रहता है कि मैं जैसे जैसे वो घटी हैं वैसे वैसे ही आप तक पहुंचाऊं। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ अतिशयोक्ति करने के लिए या भयानकता बनाने के लिए या रोमांचता लाने के लिए कुछ जोड़ता नहीं हूँ। जैसी हैं वैसी ही सुनाता हूँ। जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। तो आप साथ ही आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल तो चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, है ना, कि फिर क्या हुआ। आप लोग भी इंतज़ार करेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।